और टेलीविजन हमेशा से ना वो बहुत लीस्ट डेमोक्रेटिक मीडियम रहा, हमेशा से। भाई अखबार में तो तब भी संपादक के नाम पत्र होता था, और इसकी वजह यह है कि सी ग्रेड के लोग टेलीविजन के संपादक हुए, वो बी ग्रेड भी नहीं हुए, वो सी ग्रेड के हुए, और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए डी ग्रेड के लोगों को पत्रकार बनाते। बिसाइड्स एसपी सिंह, अगर वो डाइवर्स थे और अगर उन्होंने डाइवर्सिफाइड मीडिया बनाने की कोशिश की, तो उनके बनाए हुए तो सारे लोग संपादक हुए। आपने किसी एंकर का टेस्ट होते देखा है, रिटन टेस्ट? वो तो अपने आप को पत्रकार क्लेम करते हैं ना, कि तमाम टेलीविजन के जो दिग्गज ये फोन उठाकर घूम रहे हैं ना, उन लोगों ने टेलीविजन को बर्बाद किया है, जो आज सेकुलर कहलाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो आज आप अभी कोई वीडियो डालिए तो तुरंत उधर से आता है कुत्ता है तो, और उसी वीडियो के नीचे हो सकता है कि संदेश हो कि शेर हो तुम। सबसे फ्रॉड नारा इस समय चल रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इससे बकवास, वो तो यूजीसी में पता चल गया। इससे घटिया हिंदू हिंदू भाई भाई तो बाद में होगा, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय भाई भाई हो जाए। अवसर छीन लेना सबसे बड़ा जाति। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं। वो जिस आप इसके लिए जो भी हथकंडा अपनाते हैं, वो चाहे नंबर कम करते हैं, चाहे खाना नहीं खाने देते हैं, या क्लास से बाहर कर देते हैं, या साथ बेंच पर नहीं बैठते हैं, मंच पर नहीं आने देते हैं, संसद में नहीं बोलने देते हैं, ये सब जातिवाद। मेरे साथ देश के सीनियर पत्रकार, सबसे तेज तरार पत्रकार, जिन्होंने टीवी की परिभाषा बदली। लोग एंकर को देखने आते थे, एक वो दौर था जब लोग बीओ सुनने आते थे, और वो तमाम मीडिया के छात्र पत्रकार सब जानते हैं। मेरे साथ नवीन कुमार, आप आर्टिकल 19 पर इनको रोज़ सुनते हैं, रोज़ देखते हैं। आज नेशनल दस्तक पर हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे पत्रकारिता, मीडिया, देश की राजनीति। सर स्वागत है, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समूह। टीवी में आपने लंबा काम किया, अब यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आज़ाद इज द वर्ड, और उससे ज़्यादा जिम्मेदार। ठीक है, टेलीविज़न में 15-15 मिनट पर कट लगा, लंबे समय तक काम किया, लेकिन ये बात सच है कि बहुत कोशिश करके भी, क्योंकि टेलीविज़न में भी अपनी बात कहने के लिए मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, ताकि उन बातों को कहा जा सके जिसको आमतौर पर कहने से टेलीविज़न के लोग कतराते हैं, क्योंकि ढांचा ही वही है टेलीविज़न का। तो वहाँ हमारी तरह का कोई आदमी चला जाता है तो वो बहुत उसको मिसफिट घोषित करने की कोशिश होती है। लेकिन वहाँ जो किया उसका एक्सटेंशन था इस तरीके से इंडिपेंडेंट मीडियम में। नहीं तो आपको करने की ज़रूरत क्या थी? सारे लोग जैसे कर रहे हैं, आप टीवी में थे, मोटी सैलरी थी, सब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सरकार आती है उसके हिसाब से लोग काम करते रहते हैं। आपको पत्रकारिता ही क्यों करना था? नौकरी भी तो कर सकते थे। नौकरी कर सकते थे, लेकिन कोविड के समय में आज तक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो भाई तो उसके लाइन रास्ता पर नहीं चलेंगे ना। तो मुझे तो लगा कि मैं आज तक का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा इसके लिए आज तक के संपादक और मालिक का शुक्रगुजार रहता हूँ। उनको 2-3 साल पहले और निकालना चाहिए था। 10 साल पहले? 10 साल पहले तो खैर मैं वहाँ नहीं था, लेकिन 10 साल पहले मीडिया छोड़ देते। 10 साल पहले छोड़ देते, 2012-13 में अगर आ गए होते तो शायद आज और ज़्यादा बेहतर स्थिति होती, आज मेरी आवाज़ और ज़्यादा। नहीं तो आप मुझे बताइए, आप जो संपादक कह रहा है, जो सारा चैनल के पत्रकार कह रहे हैं, आपको उस लाइन से क्यों गुरेज था? उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो संविधान की लाइन नहीं है, और संविधान से ज़्यादा अगर कहें तो वो मनुष्यता की ही लाइन नहीं है। वो एंटी ह्यूमेन मीडियम है, वो मनुष्यता के विरुद्ध है, वो बराबरी के विरुद्ध है, वो आदमी और आदमी के बीच भेद करने के लिए एक ढांचा है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप सोच समझ के बोल रहे हैं। ये टेलीविज़न के लोग भी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। भाई टेलीविज़न एक पत्रकार होगा, 2 पत्रकार होगा, पूरा टीवी, पूरा अखबार उसी लाइन पर, आप सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शंभू, ऐसा है कि मैंने जब आज तक से इस्तीफा दिया तो मैंने लगभग
वो इस्तीफ़ा 50-60 पन्ने का है, लगभग 40,000 शायद इससे भी ज़्यादा शब्दों का होगा। और उसमें मैंने लिखा है कि आपकी जो दोपहर की एडिटोरियल मीटिंग हुआ करती थी, वो लगता था कि ब्राह्मण महासभा की बैठक चल रही है। वो लगता ही नहीं था कि किसी तो आप ब्राह्मण मीडिया समाज हाउस से की नहीं बैठक हैं? है। नहीं, मैं ब्राह्मण समाज से नहीं हूँ, मैं बहुजन हूँ। आप मतलब गैर जनरल कैटेगरी के नहीं हैं आप? नहीं आप श्योर? नहीं, मुझे अपनी पहचान पता है। नहीं नहीं, मुझे मैं उससे- पहचान, मैं जाति पूछ ही नहीं रहा हूँ, ऑफेंस है। मैं सिर्फ कैटेगरी पूछ रहा हूँ जो संवैधानिक नाम है। आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं? नहीं। अरे तो इसमें ये कहिए ना कि तभी आप नहीं पच पा रहे थे टेलीविजन में। हाँ, जो भी है, लेकिन ये बात सच है कि टेलीविजन में जब, और मैं तो तब भी लड़ा, जितनी ताकत थी उतना लड़ा, और मैंने कभी हथियार नहीं डाला। अच्छा, आज तक ने मेरे ऊपर भयानक दबाव बनाया था इस्तीफा देने के आपका लगभग कितना साल का अनुभव रहा है टेलीविजन में? लिए। लगभग 21 साल। कितने उस समय पहले तो आपको सबको समझ नहीं होती है, हम लोग उसको जानते भी नहीं थे कि जाति को लेकर कोई डिस्कोर्स होता है। कोई जो गैर जनरल कैटेगरी के अलावा कुछ पत्रकार टकराए लाइफ में टेलीविजन इंडस्ट्री में? हाँ, टकराए, अमोल कितने? लेकिन नहीं, मैं उनके आधा प्रतिशत भी नहीं। अगर 100 पत्रकार एक टेलीविजन चैनल में मोटे तौर पर आप मान लो कि काम करते हैं एक न्यूज़ फ्लोर पे, तो 100 में 2 भी नहीं मिलेंगे, और अगर 2 मिलेंगे तो अक्सर तो दोनों, और नहीं तो एक तो जरूर अपनी पहचान छुपा के काम कर रहा होगा। जाति भी और पहचान मैं भी। एक घटना बताता हूँ कि मैं एक पेपर पे काम कर रहा था, और दलितों की स्थिति पर मीडिया में, तो मुझे पता था कि जिस लड़के को मैं संपर्क कर रहा हूँ वो एससी कम्युनिटी से आता है। 15 मिनट पे कट लगेगा। तो मैंने कहा कि भाई, अब मैं सीधे कैसे कहूँ कि मैं इसलिए इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि तो मैंने कहा कि मैं हालात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की, तो अगर तुम्हारी नज़र में कुछ लोग हों तो बताना। तो कह रहा सर मैं तो किसी को नहीं जानता। एंड ही वाज शेड्यूल कास्ट? यस। मैंने बोला कि नहीं मतलब अभी, ही शेड्यूल कास्ट? हाँ, मैंने कहा स्टिल ही इज कि वर्किंग? हाँ, मैंने कहा कि अभी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई नज़र में आए या कोई ज़रूर, मैंने यहाँ तक कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही बात करें, शेड्यूल कास्ट के लोगों के बारे में जिनका एक्सपीरियंस हो मैं उनको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम भी बता सकते हो। उसने बोला सर मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, और मुझे पता है। अच्छा, आप जानते थे कि ही इज फ्रॉम? हाँ, लेकिन मेरे साथ भी हुआ। मैं तो ओबीसी के लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि यार ये कुमार से आगे नहीं लिखते थे वो। अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, एक तो सिंधे थे। मुझे बाद में पता चला जब मैं नौकरी छोड़ रहा था तो वो मुझे समझाने आए कि पागल हो तुम, लड़ते भिड़ते हो न्यूज रूम में, हमको अच्छा लगता है यार, नौकरी मत छोड़ो। तो ये बड़ा कॉमन माहौल है, ऐसा नहीं है। और जब तो आप मानते हैं कि मीडिया ऑब्जेक्टिव नहीं है भारत का, या फिर उसकी सरकार आ जाएगी उसकी जाति की तब ऑब्जेक्टिव? मीडिया तो यहाँ बहुत ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक कि गंदे तरीके से बेईमान हो जाती है सत्ता में। लालू यादव हो, कोई गैर सवर्ण अगर सत्ता में हो तो। अभी बिहार की जो हालत है वो मतलब केवल भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे दुर्दांत राज्यों में बन गया है। वहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, हॉस्टल से खींच ली जा रही हैं, घरों में घुस जा रहे हैं लोग, चौराहे पर दबंग उनके साथ कुछ भी कर रहे हैं। आपने सुना है मीडिया में पिछले कुछ सालों में कि वहाँ जंगल राज आया है? जंगल राज नहीं आता है वहाँ। उत्तर प्रदेश में हालात बहुत भयावह हैं, देश भर में लगभग। हाँ, देश भर में, लेकिन वहाँ मैं हिंदी भाषी राज्यों की नहीं, आप सोचिए ना, चलिए, लेकिन वहाँ जंगल राज क्राइम नहीं को अगर आता है। कह दे कि चलो सब जगह गाइड, लेकिन जहाँ अगर कोई प्रधानमंत्री जो अमेरिका का ट्रेड डील हुआ है, अगर कोई मुलायम सिंह यादव, लालू यादव या कोई कांसीराम होते तो भाई इस्तीफा लेना। ये हालत है मीडिया की कि जब डॉलर रुपए की कीमतें गिरते गिरते जो 90 पार चली गई प्रति डॉलर, तब टेलीविजन चैनलों पर लोग उसका फायदा गिना रहे थे कि जो यूट्यूबर को फायदा होगा। नहीं, यूट्यूबर को फायदा होगा, कारोबारियों को फायदा होगा, क्योंकि वो और मेहनत करेंगे। वो याद है जब मनमोहन सिंह के समय 25 पैसा तेल का दाम बढ़ता था रात के 12 बजे तो 8 बजे से ब्रेकिंग। तो ये इस वजह से होता है कि ये भूल जाइए कि सरकार में कौन लोग हैं, सिर्फ इतना याद रखिए कि उस सरकार की चाबी किसके हाथ में? आरएसएस के हाथ में।
आरएसएस किन लोगों का संस्थान है? वो ब्राह्मणों का भी संस्थान नहीं है। आरएसएस चित्पावन ब्राह्मणों का संस्थान है। हाँ, आप गैर चित्पावन ब्राह्मण हिंदी बताइए। पट्टी के ब्राह्मण अभी अध्यक्ष नहीं बने, उनको- प्रमुख नहीं बने। हाँ, वो पसंद नहीं करते हैं, वो सख्त नापसंद करते हैं। अभी तो उन्होंने कहा है कि अपवाद के कोई हो सकता है, वो चाहते कोई हैं, हिंदू हो नहीं, सकता है। कोई हिंदू हो सकता है ना, लेकिन अभी देखा जाएगा। और इस बात में भी 100 साल तक तो उन्होंने नहीं बनाया ना। भारत की आजादी से ज्यादा कोई बनाना शेड्यूल चाहता है कास्ट ना। हो जाता है आरएसएस प्रमुख, तो आप उसकी आइडियोलॉजी से सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों होंगे? ये तो तभी बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा जो रिजर्व्ड सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उसके सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता ओबीसी पार्टी के भी हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी के भी सबसे ज्यादा हैं। ओबीसी के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। तब तो मान लेना चाहिए ना कि बहुजनवादी सरकार है भाजपा की, तब तो बीजेपी का मतलब बहुजन जनता पार्टी हो जाना चाहिए। अच्छा, इसे कैसे देखते हैं? हम लोग भी न्यूज रूम में थे, तो न्यूज रूम के जो हमारे दोस्त पत्रकार हैं, जो खासकर जनरल कैटेगरी की 99.99% वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, उनको जातिवाद वही वो 47 के पहले वाला जातिवाद उनको पता है, पानी नहीं। अभी वाला जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में मीडिया में, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एंकर्स नहीं है बहुजन कम्युनिटी के। आपने किसी एंकर का टेस्ट होते देखा है, रिटन टेस्ट? वो तो अपने आप को पत्रकार क्लेम करते हैं ना। नहीं, तो पत्रकार के लिए भी कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन तब भी लेकिन हम लोग टेस्ट दे के नौकरी पाए। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया टीवी में भी टेस्ट लिया, आज तक में भी टेस्ट लिया, इसलिए कि इसमें जिन चीजों को, और जो हैरानी की बात है, और हैरानी की बात नहीं, वो परेशानी की बात है कि तमाम टेलीविजन के जो दिग्गज ये फोन उठाकर घूम रहे हैं ना, उन लोगों ने टेलीविजन को बर्बाद किया है, जो आज सेकुलर कहलाने के लिए मरे जा रहे हैं। उन्होंने टेलीविजन को बर्बाद किया, ये पाप उनके सिर से उतर नहीं सकता है। उन्होंने इतने, लेकिन भारतीय मीडिया तो हमेशा से, बाबा साहब ने भी उस पर सवाल उठाए हैं। भाई बाबा साहब और चार अखबार आज से 100 साल पहले लड़ रहे थे ना, तो अब तो थोड़ा डाइवर्स हुई है अब मीडिया। लगना चाहिए ना। कहाँ डाइवर्स है? नहीं, सोशल मीडिया क्या डाइवर्स है? दलित पिछड़े बात कर रहे हैं। मैं एंटी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। दो तरह का मीडिया है। नहीं, पहले इतना भी स्पेस नहीं था ना, पहले तो अखबार टीवी शुरू नहीं कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि ये बात बिल्कुल सच है कि हाथ में मोबाइल आने से डाइवर्स हुआ है। हम लोग मार्शल मैक्लुहान के थ्योरी पढ़ते थे, 1-to-1 कम्युनिकेशन, 1-to-2 कम्युनिकेशन, 1-to-many कम्युनिकेशन। ये पहली दफा ये जो फोन आया है ना हाथ में, 1-to-many कम्युनिकेशन, ये many-to-many कम्युनिकेशन है। हाँ, ये मैक्लुहान भूल गए थे, क्योंकि तब इसका कोई रास्ता मोबाइल नहीं था, कि तब ये लगता ही नहीं था कि हम जो बात कर रहे हैं उतने ही लोग आपकी बात पर रिएक्ट करने वाले लोग भी होंगे। हाँ। तो आज आप अभी कोई वीडियो डालिए तो तुरंत उधर से आता है कुत्ता है तो, और उसी वीडियो के नीचे हो सकता है कि संदेश हो कि शेर हो तुम। ये दोनों दो छोरों का रिएक्शन है, लेकिन है रिएक्शन ना, लोग रिएक्ट कर पा रहे हैं। मतलब मीडिया, मतलब कम्युनिकेशन, और टेलीविजन हमेशा से ना वो बहुत लीस्ट डेमोक्रेटिक मीडियम रहा है, हमेशा से। भाई अखबार में तो तब भी संपादक के नाम पत्र होता था, अपने टेलीविजन में मतलब, और इसकी वजह यह है कि सी ग्रेड के लोग टेलीविजन के संपादक हुए, वो बी ग्रेड भी नहीं हुए, वो सी ग्रेड के हुए, और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए डी ग्रेड के लोगों को पत्रकार बनाते। बिसाइड्स एसपी सिंह डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मानते थे। नहीं कहते हैं, उनका काम भी देखिए, जैसे आशुतोष को उन्होंने कहा कि कांसीराम के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, कास्टिज्म वाला प्रोटेस्ट है, हम नहीं इसके, मतलब थोड़ा डाइवर्स दिख रहे थे वो। नहीं, अब वो थोड़े दिनों तक और रहते तो ज्यादा पता चलता इसके बारे में, लेकिन जो डाइवर्सिटी, अगर वो डाइवर्स थे और अगर उन्होंने डाइवर्सिफाइड मीडिया बनाने की कोशिश की, तो उनके बनाए हुए तो सारे लोग संपादक हुए। मतलब उन्होंने जिसको ट्रेनी रखा था वो भी चैनल हेड हुआ, फिर उसने कौन सा चैनल बनाया? नहीं, वो तो बाद में मुकेश कुमार लिखे एक दिन कि हमने जिन को एंकर बनाया तो ज्यादा नहीं। देखिए उसमें गलती क्या, ये जाति प्रधान देश है, जो लोग नहीं मानते इस बात को उनकी गलती है ना। सबसे फ्रॉड नारा इस समय चल रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इससे बकवास, वो तो यूजीसी में पता चल गया। इससे घटिया हिंदू हिंदू भाई भाई तो बाद में होगा, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय भाई भाई हो जाए,
हम भी समझना चाहते हैं कि कितने पचड़े में फंसे हुए हैं। एक आदमी जो रामभद्राचार्य हुआ करता था, हाँ, उन्होंने तो कहा है कि उसने तो कहा कि ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों कुलीनता में है। भी ऊंचा नीचा, और हम शादी नहीं करते अपने से नहीं, नीचे लेकिन ब्राह्मणों में। वो जो एक जो ट्रेडिशन वाले जो ट्रेडिशनल कास्टिज्म है, ये उससे ट्रेडिशनल नहीं है, ये ब्रूटल है। हाँ, मतलब उससे, लेकिन उससे कोई परंपरा नुकसान के नहीं है। नाम पर आप ब्रूटैलिटी को नहीं थोप सकते। आपके लिए कौन सा जातिवाद खतरनाक है? बच्चे का नंबर काट लेना या हमको खाना ना खाने देना? क्या मतलब है? ना खिलाओ, हम अपना खा लेंगे, या नौकरी के रास्ते में देखिए, अरंगा लगाना? अवसर छीन लेना सबसे बड़ा जाति। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। वो जिस आप इसके लिए जो भी हथकंडा अपनाते हैं, वो चाहे नंबर कम करते हैं, चाहे खाना नहीं खाने देते हैं, या क्लास से बाहर कर देते हैं, या साथ बेंच पर नहीं बैठते हैं, मंच पर नहीं आने देते हैं, संसद में नहीं बोलने देते हैं, ये सब जातिवाद है। सर, गरीब के खिलाफ क्या जातिवाद आप कर लीजिए? मान लीजिए एक ठेला वाला, मैं पंडित जी हूँ। जब आप बराबरी की मांग करना शुरू करेंगे, जब आप अपनी आइडेंटिटी इस बर्बर समाज में तलाशने निकलेंगे, नहीं, मैं दो तरह से। के जातिवाद, जैसे मैं सब्जी बेच रहा हूँ, आप भी सब्जी बेच रहे हैं, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं, सोशल इक्वेशन में इक्वल हैं। या आप आईएएस है और मैं आपका अधिकारी हूं, तो आप मेरी धज्जियां उड़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो जातिवाद, जो शहरी जातिवाद है, वो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन हमारे गांव में तो किसी को अगर इसको महीन तरीके से देखेंगे, तो सब्जी बेचने में भी जो SC ST OBC कम्युनिटी का आदमी सब्जी बेच रहा है ना, और उसी के ठीक बगल में जो सो कॉल्ड सवर्ण जाति का सब्जी बेच रहा है ना, वो वहां महान बना हुआ है। नहीं, ठीक है, लेकिन वो बहुत खतरनाक नहीं है। मल्टी लेयर्ड चीज है कास्टिज्म, इसका कोई एक नहीं। बाबा साहब जो लड़ रहे थे, मान के चलिए, अगर संवैधानिक प्रावधान ना होता, SP DM कलेक्टर बनने के रास्ते न खुलते, वोट का अधिकार न मिलता, मैं सोचता हूं कि जो महीन जातिवाद है, क्योंकि मान लीजिए आप IAS बन गए, तो हो सकता है कि आप 99% जातिवाद से बच जाए, क्योंकि आपके माता पिता सेफ जोन में हो जाएंगे। आप आइए, हाँ, आपका मंत्री आपके साथ जातिवाद कर सकता है, लेकिन नीचे मोटा जो जातिवाद है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप IAS हैं। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन जब आप उस कम्युनिटी के IAS से बात करेंगे ना, तो हाँ, एक ही जगह जूझना पड़ा ना। तो फिर हाँ, वो मल्टी लेयर जो कास्टिज्म है, गांव वाला जातिवाद, सब्जी वाला जातिवाद, शादी ब्याह वाला जातिवाद, उससे तो बच गए भाई। IPS को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया गया ना, लेकिन वो चढ़ा भी ना, क्योंकि उसके पास सिस्टम का वो हिस्सा था। पुलिस बुलाया, खैर अब तो लड़ सकते हैं। अब तो देखिए, जब से सोशल मीडिया आया है ना, अब साधारण आदमी भी मैं ये सवाल से कह रहा हूं कि जो हमारे साथी पत्रकार हैं, सवर्ण पत्रकार, वो सफाई कर्मचारी से जाके पूछेंगे जातिवाद हुआ है, अब वो कहेगा नहीं हुआ। अरे भाई, वो तो अपने जाति वाला ही काम कर रहा है, तो उसके साथ कैसे जाति? मैं एक दिन देखा, वो रेड माइक जो चलाता है सौरभ शुक्ला, हम लोग चूंकि मीडिया पर बात कर रहे हैं, चूंकि इससे बहुत पब्लिक को साफ, उस सफाई कर्मचारी से पूछ रहे हैं कि आपके साथ कभी जातिगत भेदभाव? उन्होंने कहा नहीं होता है। तो भाई, जो जाति ही सफाई के लिए बनाई गई थी, वो काम ही अपनी जात वाला करे, तो उसके साथ कौन जातिवाद करेगा भाई? ये जातिवाद, वहां भी जातिवाद पता चलेगा अगर आप वैकेंसी परमानेंट निकलती है ना। हाँ, फिर हो जाएगा शुरू। तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां तो हो गया ना। तो निविदा पर आपने बेगार खटने के लिए, गटर में गिरने के लिए, मरने के लिए लोगों को रखा, तो मरने के लिए कौन तैयार है? पहली नौकरी इस देश में सर प्राइवेटाइज हुई, वो सफाई कर्मचारियों की। तो आप इसकी, और सबसे सरकारी नौकरियों की वैकेंसी आनी क्यों बंद हो गई? केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण खत्म बाहर रखने के लिए। अभी जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे बात आ रही है। SC ST का कैटेगराइजेशन हो गया, क्रीमी लेयर लगाने के लिए जज कह रहे हैं। एक जज ने कहा है कि OBC का जो व्यक्ति नौकरी पाले आरक्षण से बाहर करो, क्रीमी लेयर और लेडी है। किस तरह का खतरा देखते हैं? क्या सचमुच SC ST OBC और SC ST का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वाला आरक्षण है, वो खत्म हो सकता है? एक आप देखिए, पैटर्न देखिए, इस देश की सबसे ताकतवर सत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं? जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो पूरा सिस्टम उन्होंने उस हिसाब से बना रखा है। इस देश की पूरी मीडिया में भरे हुए हैं ज़्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, भूमिहार, मतलब सवर्णा क्लास के लोग भरे पड़े हैं। इस देश की जुडिशरी
उन्हीं से भरी पड़ी है। तो इस देश के न्याय तंत्र पर आपका अधिकार है, इस देश के सत्ता तंत्र पर आपका अधिकार है, इस देश की मीडिया पर आपका अधिकार है। पैसा आपके पास है, सारे कारोबारी आपके लिए। सारी तो शहर की जमीन। अब जो लड़ाई है, किस बात की लड़ाई है? वो क्यों बार बार आपको सताते हैं, क्यों बार बार वो पिन चुभोते हैं? इसलिए थोड़ी चुभाते हैं कि आप नौकरी ले लेंगे, आप उनकी रोटी छीन लेंगे या बराबरी की बात करेंगे। जी नहीं, वो उनको इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उनको मनुस्मृति वाला राज चाहिए। उनके दिल का दर्द ये है कि ये लोग जो 100 साल पहले हमारे दादा का जूता उठाते थे माथे पर, वो आकर हमारे पास कुर्सी पर आकर बैठने लगे। कहीं गलती से भाई यूजीसी पर ऐसे 50 वीडियो आए जिसमें लोगों ने कहा है कि तुम हमारा जूता उठाते थे और तुम जूता ही उठाओगे। इस भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट किया है, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है मोहन सिंह यादव को, उनके लिए नारा लगाया गया कि मोहन यादव भैंस चराएगा। अब पीएम को जो जाति वाली गाली दी गई, हाँ, प्रधानमंत्री को कहा गया ना, तेली तमोली कहा गया। नहीं, वो बकायदा दोहराया गया कि इनका चेहरा देखने से सवेरे सवेरे आप चेहरा देख लोगे तो दिन खराब हो जाएगा। मैं उसको नहीं कहना चाहता था। तो ये वो लोग हैं जो उस सिस्टम में ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना के लिए लगे हुए हैं। तो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इनको मनुस्मृति का राज चाहिए। उनको मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन वो उस राज की स्थापना के लिए अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। यहां आती है नैतिक ईमानदारी के लिए कि वो तमाम बर्बरता के बावजूद, तमाम संविधान विरोधी होने के बावजूद, लोकतंत्र विरोधी होने के बावजूद उस राज की स्थापना के लिए लगे हुए हैं और जिनको उन्होंने सत्ता में बिठाया है उन पर दबाव बनाए हुए हैं कि मनुस्मृति का राज स्थापित। अच्छा, हमको अब दो छोटे छोटे सवाल लेने हैं आपसे। एक तो आपके सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के दोस्त हैं मीडिया में, तो आप जब चूंकि अब काम भी कर रहे हैं, आप आर्टिकल 19 चला रहे हैं, तो अब उनका कैसा रिएक्शन होता है? एक तो जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ, तो वो मतलब इसको आप कह सकते हैं कि शायद दोस्तों के चयन को लेकर मैं बड़ा सचेत था। जैसे मेरा एक दोस्त ब्राह्मण है, तो जब मैं उसको फ़ोन करूँगा तो वो कहेगा कि तंज तो रहता है। नहीं तंज नहीं, तो बोला है कि हमको तो लोग तंज करते हैं। नहीं, तो खैर उसमें ये है कि ज़्यादातर दोस्तों का ये कहना है कि अच्छा हुआ कि तुम निकल गए यहाँ से, तुम्हारे लिए ये जगह और ख़राब होती और यहाँ मुश्किल होती तुमको, तो तुम बढ़िया कर रहे हो और ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुमको लगेगा कि तुमने अच्छा फैसला किया था। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था, उनका रिएक्शन क्या होता है? सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या तुम गलत बोल रहे हो, आइडियोलॉजिकली वो सहमत नहीं होते हैं। नहीं, कुछ तो जो मेरे बहुत वेल विशर होने का दावा करते हैं, वो कुछ चीज़ों को वो नकार देते हैं। जैसे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते आज ये सब हो रहा है कि जाति के आधार पर कोई शोषण होता है, या जो लोग मीडिया चैनलों में काम कर रहे हैं वो बाकियों से की तरह जो है। अच्छा, मतलब मैं ऐसे लोगों से जब मुझे कहते हैं तो मैं एक सवाल उनसे पूछता हूँ कि आपके घर में शादी ब्याह सब जाति देखकर होता है, उठना सबसे रिचुअल्स काम क्या है? ब्याह शादी। आपके घर में, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आपके घर में 99% शादियां जाति देखकर होती है, आप कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होता है? होता ही है, ये इससे कौन मना कर रहा है? ये अच्छा, तो आपको क्या लगता है? मैं मान लो मैं जज हूं, मैं सारा काम जाति के हिसाब से करता हूं और मैं जज की कुर्सी पर बैठते ही जातिवाद भूल जाऊंगा? अरे भाई, एक संपादक होते थे टेलीविजन चैनल के और उनका दावा था, अभी भी है, कि वो बहुत उदार हैं और वो केवल टैलेंट को महत्व देते हैं। तो उदार है इसका मतलब कभी कंजर्वेटिव थे तो उन्होंने एक अपने प्रोड्यूसर को, उसने कुछ गलती की होगी या नहीं की होगी, तो उसको हड़काने के लिए उन्होंने ये कहा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, समझ रहे हो ना मैं वही हूँ। मतलब तो मैं वही हूँ, मतलब मैं उसी जाति का हूँ जिसको बहुत टेढ़ा माना जाता है। अच्छा। तो आप ये अननोइंगली आपने उदारता के तमाम ढोंग के बावजूद आपका जो सबसे बड़ा क्लेम है
वो क्या है? आपका टैलेंट, आपका क्लेम नहीं नहीं, है। जैसी कोई कहे कि मैं उदार हूं, इसका मतलब आपको पता है कि समाज में प्रॉब्लम है, नहीं तो बिल्कुल आप है, उदार होने की बिल्कुल जो, है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। हूं। आप किसी भी संपादक से पूछिए, वो तो उदारता के ये तमाम जो दावे लोग जो करेंगे। भी कहते हैं कि मैं उदार हूं, इसका मतलब आप एबनॉर्मल थे पहले, मैं तो भाई, नॉर्मल होने की बात कर रहा हूं। सवाल उनके कहने का भी नहीं है, सवाल उनके करने का है। जब आपने 500 लोगों को नौकरी दी है, तो फिर हम तो ये देखेंगे ना कि किन लोगों को दी है। आपकी हाँ। उदारता वहां थी कि नहीं थी? आप ढूंढ रहे थे कि नहीं डाइवर्सिफाइड न्यूज रूम बनाने के लिए किसी को? कुछ कोशिश की कि नहीं की? ये जो अभी मैं तमाम यूनिवर्सिटी घूम रहा हूँ, अभी जो यूजीसी को लेकर तमाम यूनिवर्सिटी, जो एक जो जाति की खाई थी, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी में जातियां बहुत है, ये खाई टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी जनरल कैटेगरी के गार्जियन देखिए प्रोटेस्ट कर शंभू, रहे थे अगर ये यूजीसी के खाई खिलाफ। टूटेगी नहीं ना, तो सब मारे जाएंगे। मैं उसमें और सब उससे आगे की बात यह है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, और इसमें मुसलमानों को भी जोड़ना पड़ेगा, तो 90% सबको मुसलमान तो हैं ओबीसी। अपने अपने नेताओं पर दबाव। कहाँ है एससी एसटी ओबीसी के लीडर्स? यूजीसी के नोटिफिकेशन पर कहाँ है? वो देख रहे हो कि समाज लड़े। सबने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। कितने नेता हैं जिन्होंने कहा कि अगर आज लालू यादव हाउस में होते, या आज शरद यादव हाउस में होते, कर्पूरी ठाकुर हाउस में रामविलास होते, जी होते। रामविलास पासवान हाउस में होते, आग लग गई होती, हाउस चल नहीं पाता। सरकार को रिफाइंड नोटिफिकेशन लाके और फिर सुप्रीम कोर्ट में चढ़ के कहना पड़ता कि हम तो इसको लागू करने जा रहे हैं, और नहीं तो संविधान में प्रावधान करके लाएंगे। क्या लग रहा है, खासकर बीकर सेक्शन के लोगों ने सड़क का नेता कर्पूरी ठाकुर, शरद यादव, रामविलास जैसे नेताओं को चुनना बंद कर दिया है? बिल्कुल बंद कर दिया, वो पॉलिटिकल डायनेस्टी बिल्कुल प्रेफर कर बंद रहे कर हैं। दिया। देखिए, यहाँ दो तरह के खतरे हैं। सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि सारे नेता देखते हैं वो नहीं, एक बड़ा नेता खतरा हो देखते हैं, जाए। उसमें कोई समस्या नहीं, हम लोगों को कौन सा उसमें देखिए ये है कि लड़ने भिड़ने वाले नेता, बेशक वो समान तबके से आते हैं, और जिन्होंने लड़ाई लड़के राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं की, उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जिसने सब्जी खरीदी है जाकर, बाजार जाकर, उसको जो पता है कि सब्जी महंगी हो गई है, और जिसने गूगल पे सर्च करके देखा है कि सब्जी महंगी हो गई है, उन दोनों की चेतना में ना कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो ये तो वीकर सेक्शन के लोगों को तय करना ही पड़ेगा कि जब वो अपने बीच से कोई लीडरशिप तलाश रहे हैं, तो वो कौन लोग सड़कों पर होंगे। पका हो, बिल्कुल हो, या वैचारिक मजबूत हो। जो सड़क पे नहीं उतरेगा ना, वो वैचारिक तौर पर मजबूत नहीं हो सकता है। मेरा एकदम साफ मानना है। चंद्रशेखर आजाद नए सांसदों में देखिए, चंद्रशेखर आजाद के एक उम्मीद भीतर दिखती है। अभी, चूंकि वो इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, उसके बावजूद जो संसद में उनकी मौजूदगी है, जो उनकी साफ गोई है, जो उनकी मुखरता है, खासकर रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, वो शर्माते नहीं हैं। तो इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि और ऐसा थोड़ी है कि उनके सामने जोखिम नहीं है जब वो यूजीसी पर बोल रहे हैं। और भाई, इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है ना आज़ाद समाज पार्टी, जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, और बड़ा प्रदर्शन किया। आप एक पार्टी बता दीजिए जिसने प्रदर्शन किया। अच्छा, मीडिया में थोड़ा सा, चूंकि हम लोग दबाव बनाया 10 साल में, तो अब ये है कि दलित पिछड़े नेताओं को जगह मिलने लगी है। ये असर है हम लोगों का। नहीं तो वो फिर वहाँ वो बात नहीं आ पा रही है। लोग शायद टीवी पर आने का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, या उनको बेसिकली टीवी को कैसे हैंडल करना है। देखिए, टेलीविजन, चूंकि मैं टेलीविजन में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, 25 साल के आसपास। हाँ, तो टेलीविजन कैसे फंक्शन करता है मुझे पता है। आप टेलीविजन के जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी कभी संपत्ति का पता लगाइएगा, नामी बेनामी सब। अच्छा, गेस्ट कोऑर्डिनेटर वाली नौकरी में ज़्यादा फायदा है? हाँ, और भाई साहब गड़बड़, क्योंकि वो सब उनके संपर्क ताल्लुकात, हो सकता है कि कितनों के पेट्रोल पंप होंगे, कितनों के भाई के नाम पर होंगे, बीवी के नाम पर होंगे, पिताजी के नाम पर होंगे, गांव में किसी के नाम पर करवा लिया होगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब मीडिया में मीडिया में सबसे अच्छी इसका मतलब गेस्ट कोऑर्डिनेटर की नौकरी है। हाँ, क्योंकि आप हमेशा की पर्सन से बात करते हैं ना। आप किसान को थोड़ी बुलाते हैं कभी टेलीविजन चैनल पर बात करने के लिए।
आप मंत्रियों से बात करते हैं, आप सांसदों से बात करते हैं, आप विधायकों से बात करते हैं, आप बड़े संगठनों के अध्यक्षों से बात करते हैं, प्रवक्ताओं से बात करते हैं। ये सर हमको मौका था, आपको मुन्ने भारती पहले एनडीटीवी में थे, आजकल कहीं और हैं, उन्होंने मुझे ये काम दिया था कि ये काम करो, मैंने कहा नहीं सर मुझे बहुत बहुत प्रोड्यूसर बनना है, बहुत मलाईदार काम है ये तो। गेस्ट खैर, कोऑर्डिनेटर का। हाँ, तो मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि उस सिस्टम में बने रहने के लिए ना आपको बहुत लल्लो चप्पो करनी पड़ती है। टेलीविजन पर दिखने के लिए ना बहुत ही मैंने तो फिल्म सिटी में प्रवक्ताओं को गाड़ी में बैठकर 2-2 घंटे इंतजार करते देखा है कि एंकर निकलेगा तो उसको गिफ्ट करना है, और वो था ऑनलाइन लाइव। तो कोई साड़ी गिफ्ट करने के लिए बैठा हुआ है, कोई सूट गिफ्ट करने के लिए बैठा है, मैं तो नाम तक जानता हूँ, छोड़ दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, इसको छोड़ देते हैं कि ये सिस्टम ऐसे काम करता है। तो मैं जो अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे ना कि वैचारिक होना पड़ेगा, वैचारिक लोग ये सब काम नहीं करेंगे, तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स को सब शूट नहीं करते। बीकर सेक्शन के जो बच्चे अभी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लिख रहे हैं संवैधानिक तरीके से, क्योंकि सब लोग कोई पढ़ा लिखा लोग है, और एक जीविकोपार्जन, मतलब अब मान लीजिए नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा है कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चलाइए, ठीक है। अगर आप वैचारिक मैं इसमें एक ही चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जो बच्चे आ रहे हैं ना SC ST OBC के खास तौर पर, और इस अल्पसंख्यक समाज माइनॉरिटी बहुत जागरूक है, वो तो जागरूक हैं। वहाँ 2 चीज़ें हैं। एक कि जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसी चीज़ को कैसे बोला जाए कि आप सेफ रहेंगे, क्या कानून के दायरे में है, किन शब्दों का इस्तेमाल होना है, किन शब्दों का नहीं होना है। तो ये ट्रेनिंग कैंपेन आप तो चला रहे हैं ट्रेनिंग हम चला रहे हैं ट्रेनिंग कैंपेन, लेकिन अब उसके बारे में बताइए ना कुछ। इस सिचुएशन, जैसे अभी हम 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एक पालमपुर में वर्कशॉप कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंशियल वर्कशॉप हम करते हैं। क्या है उसका प्रोसेस, वहाँ कोई जाना चाहे? उसमें उसकी वेबसाइट है samhavna.org। ओके, आप उस वेबसाइट पर जाइए, और जब वो आता है तब उसमें फॉर्म फिल, और बहुत सस्ते में 3,000-4,000 रुपए में वहीं रहना, खाना, तीनों वक्त का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय। कितने दिन का वर्कशॉप है? 5 दिन का। इस बार मैं भी जाने वाला हूँ उसमें। हाँ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें हम लोग सब कुछ सिखाते हैं मोटे तौर पर 5 दिनों में। नहीं लगता आपका जो एक्सपीरियंस है, और अब संख्या ठीक ठाक 1 दर्जन तो पत्रकारों को मैं जानता हूँ जो बीकर सेक्शन से हैं, एक वर्कशॉप, चूंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अभी पिछले दिनों, और इसमें पॉलिटिकल, मैं नौकरी की संभावना भी बता दूं, कोई खाने का वीडियो बना सकते हैं, आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप किसी नेता का PR संभाल सकते हैं, तो जॉब तो है इसमें। अब तो सरकार भी कह रही है रील बनाइए। बेंगलोर में था लास्ट ईयर, और फिर अभी एक मीटिंग हम लोगों की पुणे में हुई थी, उसमें तीसरा शीतलवाड़ भी आई थी। तो हम लोगों ने बैठ के बात की कि किस तरीके से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर तो काम कर रहे हैं, बीकर सेक्शन के जो लोग डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, समानता न्याय बंधुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे उनका एक फोरम बना सकते हैं, कैसे उनको मजबूत कर सकते हैं, और कैसे उनको लीगल सपोर्ट दे सकते हैं। निगोशिएटिंग पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप सत्ता के साथ निगोशिएटिंग पावर में है कि नहीं है, आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ निगोशिएटिंग पावर में है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो सीधे डील करते हैं, तो आपका हो सकता है कि चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो जाए, उस पर 50 तरह के रेस्ट्रिक्शन लगे। हमने कभी सुना है कि आज तक का चैनल बंद हो गया? अरे वो तो कुछ भी, कोई गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस भी नहीं फॉलो करते, खूब डेड बॉडी, लाश सब चल रहा है, सब कुछ है, एक से एक गाने उसमें लगे हुए हैं। आप लगा दीजिएगा तो चैनल बंद हो जाएगा, हम लगा देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उस निगोशिएटिंग पावर का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हम लोग हो सकता है कि 3-4 महीने में एक एसोसिएशन बनाएंगे, और उसमें लोगों को जोड़ेंगे जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं, और जिनको हम थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग की कोशिश थी कि कुछ आपको इस पूरी बातचीत में, सिर्फ वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी मिले और हौसला अफजाई भी हो। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ने बहुत डेमोक्रेटाइज किया है इस समाज को, और तमाम ऐसे लोग, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, डांस हो, कॉमेडी हो, खासकर बीकर सेक्शन के लोग को जो भी मौका मिला है वो मोबाइल ने दिया है।
और हम तो खुद इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं। सोशल मीडिया ना होता तो मैं एक गुमनाम पत्रकार होता। नवीन सर तो फिर भी टेलीविज़न में पर्दे पर एंकर थे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया शंभू। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरी बातचीत पर क्या सोचते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।